दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय टीम जो है वो फाइनल्स में आ गई है और अब वो एक ही मैच दूर है कप को लिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले भारतीय टीम को और आप सभी व्यूअर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं और हर कोई जो भारतीय देश विदेश में कहीं पर भी रह रहा है, जिसके पास में ये वीडियो पहुंच रही है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले मैच के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और मैच कैसे गया, और आगे का जो फाइनल्स है उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, वैसे ही इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है। इंग्लैंड टीम के सामने हमें आउट ऑफ द स्किन जाके, यानी कि जो भी हमारा पोटेंशियल है पूरे पोटेंशियल के साथ में हमको खेलना पड़ेगा। इतना इजी नहीं होगा जीतना। इसी वजह से आप देखेंगे कि इंडियन टीम ने जो एक बड़ा टोटल, इतना बड़ा टोटल जो इंडियन टीम ने खड़ा किया, उसके बावजूद भी इंग्लैंड टीम जो है आखिरी ओवर तक बनी थी। दोस्तों, आखिरी ओवर तक डेफिनेटली इंग्लैंड टीम जीत सकती थी, ऐसे पोजीशन में थी। तो ये जो एक फाइटिंग मैच है वो हमें देखने को मिला, जिसका मैंने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि इंग्लैंड कैप्टन और हमारे इंडियन टीम के कैप्टन का जो डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस हमने किया था, जिससे हमको ऐसा एक मैच, एक फाइटिंग मैच देखने को मिलेगा। और जो कोई भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलेगा या फिर पोटेंशियल से ज़्यादा मेहनत और एफर्ट डालेगा, वो टीम थ्रू होगी। तो ऐसा हमें कल इंडियन टीम का भी परफॉर्मेंस देखने को मिला। उनके जो फील्डिंग थी, अक्षर पटेल के जो 2 कैचेस थे, वो टोटली इंडियन टीम को जो है अपलिफ्ट कर दिया, पूरी तरीके से इंडियन टीम को बना के रखा मैच में। ठीक है। इसके अलावा बुमराह का परफॉर्मेंस, जो डिसिप्लिन है दोस्तों, यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है डिसिप्लिन का। बुमराह का जो डिसिप्लिन है दोस्तों, वो जो एक फैक्टर है, वो इंडियन टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है और हर किसी को उनसे सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई उनके डिसिप्लिन का 50% भी या 30-40% भी अगर परफॉर्मेंस देता है तो उसका भी अच्छा ही होगा दोस्तों। वो लोग भी इस करियर में बड़ा ही अच्छा करेंगे। सिर्फ इसी करियर में नहीं, कोई भी किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन बुमराह के पास में है, अगर ऐसा ही आपकी फील्ड में दिखाएं तो डेफिनेटली आप भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने एनालिसिस किया था कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के लिए कि उन लोगों को संजू सैमसन को देख के सीखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईशान किशन की इनिंग्स जो थी वो बिल्कुल से बिल्कुल जो प्रेरित थी, मैं कहूँगा कि संजू सैमसन से। क्योंकि अगर आप ईशान किशन की इनिंग्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले 20 रन, जी हाँ, ईशान किशन 20-21 रन तक ग्राउंड शॉट्स खेल रहे थे। उन्होंने बाउंड्रीज ही मारी थी, उन्होंने 6 मारने के लिए देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। आफ्टर 21, जी हाँ, 21 रन 22 रन वो पहुंच चुके थे। उसके बाद में फिर उन्होंने 2 छक्के मारे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि संजू सैमसन से सीखने की ज़रूरत है, तो ईशान किशन ने यहाँ पे अपने आप को अडेप्ट किया और सीखा और टर्न किया, और इस वजह से इंडियन टीम को भी फ़ायदा हुआ और उनको भी फ़ायदा मिला दोस्तों। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदे खेल के 18-19 गेंदे खेल के उन्होंने 39 रन मारे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन था उस टाइम पे इंडियन टीम के लिए। इसके अलावा अगर अभिषेक शर्मा के लिए मैं क्या कहूँ दोस्तों, दिन उनके लिए अच्छा था, सपोर्टिंग भी था, उनको गाइडेंस भी अच्छी मिल रही थी। संजू सैमसन सामने मार रहे थे, रन्स आ रहे थे और उन्होंने अपनी गेम को चेंज नहीं किया जिस तरीके से ईशान किशन ने चेंज किया और उनको फ़ायदा मिला इंडियन टीम को भी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अभी तक उनके गेम में वो परिवर्तन नहीं लेके आए हैं। वो जो एक माइंडसेट के साथ में आए हैं, उसी माइंडसेट के साथ में वो खेल रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं। यहाँ पे अभिषेक शर्मा को डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। सामने संजू सैमसन उनको समझा रहे थे कि भाई कामली खेलो, 2 फोर्स आ गए हैं, आराम से खेलो, लेकिन फिर भी उन्होंने हाफ हार्टेड शॉट खेल के आउट अपनी विकेट को दे दिया। तो यहाँ पे उनको ही एक अपना कॉल लेना पड़ेगा, ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। जो एक एक्सपीरियंस की कमी है, जिसके वजह से उनके अंदर एक एरोगेंस है कि भाई मेरे को मालूम है मैं बैट से स्कोर करके सबको दिखा दूंगा, सबके मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा कि एरोगेंस या फिर अहंकार यहाँ पे रावण का भी नहीं टिका, तो उनका क्या टिकेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि उनको उनका जो भी स्वभाव है उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है उनको विकेट पे। अगर वो ऐसा करते हैं, ग्राउंड शॉट्स मारते हैं जैसे कि ईशान किशन ने भी किया है, 20-25 रन खेले, मारे, ग्राउंड शॉट्स मारे, अपनी विकेट को वैल्यू दे और फिर वो बड़े हिट्स के लिए जाएंगे, तो जो भी डॉट बॉल्स अगर वो खेल भी रहे हैं स्टार्टिंग में, जो रन थोड़े कम भी बने हैं, वो 100% उनको कवर कर लेंगे।
तो ये एक विश्वास, ये एक प्लानिंग उनको करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा, वरना वापस से वो तकलीफ में पड़ सकते हैं। इसके अलावा अब आगे के मैच के लिए क्या क्या हम देख पाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि इंडियन टीम के कैप्टन अपने सूर्य कुमार यादव, तो उनका तो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 5-6 का है, बड़ा ही अच्छा है। उनका पर्सनल ईयर भी बहुत ही शानदार है। जैसे पर्सनल ईयर 6 के अंदर उनको डेफिनेटली ये फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से चाहे कोई ना कोई इंडियन टीम में खड़ा हो जाता है और इंडियन टीम की नैया को पार लगा देता है। हर मैच के लिए हमारे लिए मैच विनर्स जो है वो अलग अलग हैं, कंट्रीब्यूटर्स सभी हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है इंडियन टीम को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन सूर्य कुमार यादव का 5-6 का भाग्यांक भी 6 है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन सामने अब जो आने वाले हैं न्यूजीलैंड के सेंटर, उनके भी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, उनका भी बड़ा ही गजब का कॉम्बिनेशन है। उनका ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 1 और उनका पर्सनल ईयर 8 है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, उनका भी ड्राइवर 5, सूर्य कुमार का भी 5, तो ड्राइवर तो दोनों का सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिला है। अब आप देखेंगे इनका कंडक्टर है 1 जो, और 5-1 का कॉम्बिनेशन सेंटनर का बहुत ही अच्छा माना गया है। न्यूमरोलॉजी के अंदर ये बहुत ही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा गया है। टॉप 5 के अगर हम कैलकुलेट करें तो टॉप 5 में 5-1 का कॉम्बिनेशन आता है, लेकिन सूर्य कुमार का भी वैसा ही है, 5-6 का भी। तो अब यहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन तो बड़ा गजब का है दोनों का ही। इसलिए मैच तो आपको जिस तरीके से इंग्लैंड का हमने देखा कि वो लास्ट ओवर तक गया, इसी प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइनल्स भी एक गजब का फाइनल्स होने वाला है। एक नेल बाइटिंग फाइनल जो हम देखना चाहते हैं वो होने वाला है। इसके अलावा अगर हम जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन का देखें, तो जिस दिन मैच हो रहा है दोस्तों 8 मार्च 2026, तो उसका ड्राइवर कंडक्टर क्या निकल के आता है 8-3। जी हाँ, ड्राइवर इस 8, कंडक्टर इस 3। तो यहाँ पे 8 जो है, अब दोनों के ही ड्राइवर 5-5 है तो दोनों के लिए इक्वल ही रहेंगे, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं भाग्यांक पे। तो दोस्तों जो सूर्य कुमार का भाग्यांक है वो है 6, यानी कि कंडक्टर नंबर 6 के साथ में जो दिन मैच है उस दिन का भाग्यांक 3 है, वो दोस्तों सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भाग्यांक है उस दिन के भाग्यांक के साथ में सपोर्टिंग में नहीं है, लेकिन मूलांक के साथ में सपोर्टिंग में है, राइट। अब आ जाते हैं कि सेंटनर का जो है उसका भाग्यांक है 1। अब 1 का साथ में 3 अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो उनका भाग्यांक है वो उस दिन के मूलांक के साथ में एडजस्टेबल नहीं है, वो उसका एंटी है। तो यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन का भाग्यांक सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वैरस सेंटनर का भाग्यांक जो है वो भाग्यांक के साथ में तो अच्छा है, लेकिन उस दिन के मूलांक यानी कि जिस दिन मैच होने वाला है वो है 8, तो उस दिन के साथ में उसका सपोर्टिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं तो उस दिन का जो है दोनों को बेनिफिट भी है और कहीं ना कहीं दोनों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलने का है। यानी कि टोटली उस दिन पे जो है डिसीजन मेकिंग और जो बाकी के प्लेयर्स है वो बाकी के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, उनकी जो थिंकिंग है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, वो अगर हैंडल कर पाते हैं तो वहाँ पे बड़ा ही वो टीम वहाँ पे एडवांटेज ले लेगी। अब मैं कहूँ तो आप देखेंगे कि इसके पहले भी जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा अगर गिरते पड़ते अगर आई है, लेकिन वो नॉकआउट तक पहुंच गई है। तो नॉकआउट के बाद में जो उनका परफॉर्मेंस होता है बड़ा ही गजब का होता है, जहां पे उनको सिर्फ जीतने का ही पड़ेगा। अगर ऐसे नॉकआउट मैचेस में आ जाते हैं तो न्यूजीलैंड वहां पे बड़ा ही गजब का परफॉर्म करती है। कई बार उन्होंने इंडिया को भी बड़ा ही टफ सिचुएशंस में डाला भी है और हराया भी है। लेकिन मैं कहूँगा कि इंडियन टीम को जो है प्रेशर सिचुएशन में अपनी गेम को निकालना और जीतना वो बखूबी आता है, क्योंकि बड़े ही मैच विनर्स हमारे इंडियन टीम में हैं और वो टफ सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। लेकिन अगर कुछ टफ डिसीजंस इंडियन टीम ले पाए, यानी कि मैं कहूँगा कि अगर वे रिंकू सिंह और कुलदीप यादव ये दो का इंक्लूशन कर सके इंडियन टीम में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बड़ी ही अच्छी है और वो बहुत सपोर्ट करेगी उस दिन के लिए। जिस दिन मैच होने वाला है उस दिन 8-3 का जो कॉम्बिनेशन है उस दिन कुलदीप यादव और रिंकू सिंह के लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है। अगर वे इंडियन टीम में आ जाते हैं तो वो इंडियन टीम को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और अब आप बोलोगे कि निकालें किसको, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो डेट ऑफ बर्थ जब मैं देखा तो एनालिसिस किया तो मुझे वरुण और अगर अभिषेक के लिए देखिए बहुत ही अच्छा दिन है। अभिषेक शर्मा उनके लिए जो 8-3 का कॉम्बिनेशन है
बड़ा ही अच्छा है। मैं अगर कहूँ कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन उस दिन किसके लिए सपोर्टिंग ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि अभिषेक शर्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। संजू के लिए फिर भी वहाँ पे टफ होने वाला है, क्योंकि उसका ड्राइवर 2 है और 2 के साथ में 8 की बनती नहीं है, तो वहाँ पे संजू को हो सकता है टफ टाइम का सामना करना पड़े। तो लेकिन अगर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा अगर अपने जो थिंकिंग है, जो प्लानिंग है, उसको चेंज करे, अपनी गेम को अगर चेंज करे, तो वो दिन उनसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन अगर इंडियन टीम चाहती है या देखती है या फिर उनको निकालने का सोच रही है फाइनल मैच में, क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस अभी तक किया है, तो हो सकता है कि उनको वो बाहर बैठाए। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि रिंकू सिंह के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। रिंकू सिंह भी बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो रिंकू सिंह एंड कुलदीप यादव, अगर ये दो का भी इंक्लूशन वो कर सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। निकाले किसको, तो एक मैंने कह दिया कि एक वरुण को आप ट्राई कर सकते हैं, बाहर बैठा सकते हैं, और एक अभिषेक शर्मा को। अब वो कॉल इंडियन टीम का है, वो कुछ भी ले उनके ऊपर है, लेकिन जो दिन बेहतर है वो इन लोगों का है। अभिषेक शर्मा का मैं फिर भी बोल दूं कि दिन उनके लिए सपोर्टिंग है। उनका बिहेवियर, उनकी थिंकिंग ही है जो उन्हें पीछे रख रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब कंक्लूशन पे अगर हम आएँ तो क्या कंक्लूशन इसका निकल के आता है, तो दोस्तों अगेन 50-50 टोटल ही, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है दोनों के लिए एडवांटेज भी है सेम, दोनों के लिए डिसएडवांटेज भी है। ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन दोनों के जो हैं वो उस दिन के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर देखूं तो ड्राइवर तो दोनों के साथ में बड़े ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के सेम ही है, और कंडक्टर भी वैसे ही है। लेकिन जो पर्सनल ईयर का अगर मैं बताऊं तो पर्सनल ईयर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य कुमार यादव का है। जी हाँ, पर्सनल ईयर 6 है, और वहाँ पे सैटनर का जो है पर्सनल ईयर 8 है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दोनों के अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो जो पर्सनल ईयर है उसके मुताबिक सूर्य कुमार यादव को एज एक ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगेन, जैसा कि मैंने पहले भी डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, जैसे कि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो वो एक डॉट हमारे इंडियन टीम के साइड में जा रहा है। लेकिन जो सेमीफाइनल हुआ वानखेड़े में, वहाँ पर भी जो एक रिकॉर्ड था कि इंडियन टीम कभी भी वहाँ पे कोई भी सेमीफाइनल जीती नहीं है, तो वो रिकॉर्ड को इंडियन टीम ने तोड़ा है। तो अब जो गुजरात में होने वाला मैच है अहमदाबाद में, वहाँ पर भी इंडियन टीम फाइनल्स में पहले हारी है। अगर वो जो रिकॉर्ड है क्या वो इंडियन टीम तोड़ेगी, तो यहाँ पे चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न इंडियन टीम अभी तोड़ते हुए आई है, आगे भी मुझे लगता है कि वो एक मैच अगर इंडियन टीम अपने पोटेंशियल के साथ में, जैसा कि हमने इंग्लैंड टीम के सामने देखा कि फील्डिंग में वो अच्छे थे, बैटिंग भी उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया, और बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की। लेकिन हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अभी उनको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज बॉल्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक एक ओवर में आप 3-3 छक्के नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आप कितना भी बड़ा स्कोर कर लो, आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। तो डिसिप्लिन इन बॉलिंग, वो एक एरिया और उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर वे ये तीनों डिपार्टमेंट में अपने पोटेंशियल से ज़्यादा खेलते हैं, अपने पोटेंशियल के ऊपर खेलते हैं, तो डेफिनेटली इंडियन टीम के पास में तो कप आ ही रहा है। तो ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग, तो बॉलिंग में अभी भी उनको थोड़ा सा और इंप्रूव करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा और अपने हाथ में काबू में कर ले, अच्छे से कर ले बाकी के बॉलर्स, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली इंडियन टीम जो है थ्रू हो जाएगी, कप इंडियन टीम ही लिफ्ट करेगी। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी एक्साइटमेंट के साथ में हम लोग इस मैच को देखेंगे, और मैच के बाद में फिर से हम एनालिसिस करेंगे कि मैच कैसा गया। आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, और यही प्रार्थना कि इंडियन टीम कप जीते। ऑल द बेस्ट।